नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज बिहार के इलेक्शन कैंपेन में बीजेपी ने स्टार कैंपेनर्स की कारपेट बॉम्बिंग कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जैसे तमाम बड़े बड़े नेताओं की रैलियां हुई। नीतीश कुमार की भी पब्लिक मीटिंग्स हुई, लेकिन ग्रैंड अलायंस की तरफ से अकेले तेजस्वी यादव मैदान में दिखाई दिए। मोदी ने कैंपेन के पहले ही दिन विपक्ष के खिलाफ सारे के सारे चुनावी अस्त्र चला दिए। महागठबंधन को लठबंधन बताया। कहा, महागठबंधन चारा चोरों, नौकरी चोरों, जमानत पर घूम रहे अपराधियों की जमात है। ये जमात जनता का नहीं, सिर्फ अपना और अपने परिवार का भला कर सकती है। इसलिए जंगल राज वालों को सत्ता से दूर रखने में ही बिहार की भलाई है। अमित शाह ने कहा कि अब बिहार बदल चुका है, सैकड़ों शाहबुद्दीन आ जाएं तो भी किसी का बाल बांका नहीं कर सकते। दूसरी तरफ महागठबंधन के लिए नई मुसीबत सामने आई। मुकेश सहनी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर का दावेदार घोषित किया गया, तो अब दूसरी जातियों के लोग पूछ रहे हैं उनकी जाति का डिप्टी चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं बनेगा। ओवैसी की पार्टी ने कहा, अगर 2% वाला डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेगा तो मुसलमान क्या सिर्फ दरी बिछाने के लिए हैं? तेजस्वी यादव ने इन सवालों के क्या जवाब दिए? एनडीए के नेताओं ने जो हमले किए थे उनका कैसे पलटवार किया? कांग्रेस को 25 साल के बाद सीताराम केसरी की याद क्यों आई? मोदी कर्पूरी ठाकुर के घर क्यों गए? बिहार में जातियों का गणित क्या कहता है? ये सब आपको बताऊंगा आज की बात में। और शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात से। नरेंद्र मोदी की बिहार में आज 2 रैलियां हुई, पहली समस्तीपुर में और दूसरी बेगूसराय में। समस्तीपुर में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर का घर है। मोदी सबसे पहले कर्पूरी ठाकुर के गांव गए। कर्पूरी ग्राम में जाने वाले वो पहले प्रधानमंत्री हैं। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न भी नरेंद्र मोदी की सरकार ने ही दिया था। कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर इस वक्त मोदी सरकार में मंत्री हैं। क्योंकि बिहार में कर्पूरी ठाकुर ही अति पिछड़ों को मुख्य धारा की राजनीति में लाए थे। अति पिछड़ों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर्पूरी ठाकुर ने ही की थी। इसलिए चुनाव के समय कर्पूरी ग्राम में जाकर मोदी ने बड़ा सियासी संदेश दिया। कर्पूरी ठाकुर के घर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी और इसके बाद कर्पूरी ग्राम में घूमे और फिर रैली में पहुंचे। इस पब्लिक मीटिंग में भी मोदी ने सबसे पहले सामाजिक न्याय की बात की। पिछड़ों, अति पिछड़ों और दलितों के लिए उनकी सरकार ने क्या क्या किया ये गिनाया। और इसके बाद मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया, लेकिन कांग्रेस और आरजेडी के लोग अब कर्पूरी बाबू की जननायक की उपाधि की चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार के लोग इसे कभी माफ नहीं करेंगे। आजाद भारत के सामाजिक न्याय लाने में, गरीब और वंचितों को नए अवसरों से जोड़ने में भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की भूमिका बहुत बड़ी रही है। वो मां भारती के अनमोल रत्न थे। उन्हें भारत रत्न से सम्मानित करने का सौभाग्य हमारी सरकार को मिला। ये हमारे लिए सम्मान की बात है। ये उनका ही आशीर्वाद है कि आज हम, मेरे जैसे यहां बैठे हुए, चाहे नीतीश जी हो, रामनाथ जी हो, सब हम जैसे पिछड़े और गरीब परिवारों से निकले लोग इस मंच पर खड़े हैं। ये हमारे लिए सम्मान की बात है। साथियों, हमारी सरकार भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को प्रेरणा पुंज मानती है।
वंचितों को वरीयता, पिछड़ों को प्राथमिकता, गरीब की सेवा, हम इस संकल्प के साथ आगे बढ़े हैं। लेकिन दूसरी तरफ आरजेडी और कांग्रेस वाले क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं, ये आपको मुझसे ज्यादा पता है। मुझे आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं है। हजारों करोड़ रुपए के घोटालों में ये जमानत पर चल रहे लोग हैं, जमानत पे। और जो जमानत पे है वो चोरी के मामले में जमानत पे है। अब ये चोरी की इनकी आदत ऐसी है कि अब जननायक की उपाधि की चोरी में जुटे हैं। बिहार के लोग जननायक कर्पूरी बाबू का ये अपमान कभी नहीं सहेंगे, कभी नहीं सहेंगे। असल में पिछले महीने जब राहुल गांधी बिहार में वोट यात्रा निकाल रहे थे, उस वक्त राहुल गांधी को कांग्रेस की तरफ से बार बार जननायक कहकर पुकारा गया। इसीलिए मोदी ने कहा अब कांग्रेस के लोग कर्पूरी ठाकुर की जननायक की उपाधि को चुराने की कोशिश कर रहे हैं। समस्तीपुर की रैली के बाद नरेंद्र मोदी बेगूसराय पहुंचे। यहां मोदी ने सीताराम केसरी का नाम लेकर कांग्रेस पर अटैक किया। असल में आज सीताराम केसरी की पुण्यतिथि है। इस मौके पर कांग्रेस के दफ्तर में सीताराम केसरी की फोटो लगाई गई। राहुल गांधी समेत कांग्रेस के तमाम नेताओं ने सीताराम केसरी को श्रद्धांजलि दी। नोट करने वाली बात है कि सीताराम केसरी के निधन के 25 साल हो गए। आज तक तो कांग्रेस ने कभी उनकी सुध नहीं ली थी। क्योंकि इस बार बिहार में इलेक्शन है, सीताराम केसरी बिहार के बनिया जाति के थे। इस बार कांग्रेस को सीताराम केसरी की याद आई और नरेंद्र मोदी ने इस बात को पकड़ लिया। उन्होंने सीताराम केसरी को श्रद्धांजलि दी और फिर याद दिलाया कि कैसे कांग्रेस ने सीताराम केसरी का अपमान किया था, कैसे उन्हें अपमानित करके अध्यक्ष पद से हटाया गया था, कांग्रेस दफ्तर से निकाला गया था। साथियों, आज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सीताराम केसरी जी की पुण्यतिथि है। देश कभी नहीं भूल सकता कि किस तरह कांग्रेस के इस परिवार ने सीताराम केसरी जी का अपमान किया था। आज का दिन हमें याद दिलाता है कि कांग्रेस दलितों, पिछड़ों के अधिकार छीनने के लिए क्या कुछ कर सकती है। इन लोगों के लिए सिर्फ अपना परिवार ही सबसे बड़ा है। और आपने टीवी पर भी देखा होगा, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे सीताराम केसरी। हमारे बिहार का गर्व थे सीताराम केसरी। इस परिवार ने सीताराम केसरी जी को उनके घर में बाथरूम में बंद कर दिया। इतना ही नहीं, उनको उठा करके फुटपाथ पर फेंक दिया और सीताराम केसरी के पास जो कांग्रेस का अध्यक्ष पद था, इस परिवार ने उस अध्यक्ष पद की चोरी कर ली। आज नरेंद्र मोदी ने एनडीए और महागठबंधन में फर्क समझाया। बेगूसराय की रैली में मोदी ने कहा कि एनडीए का नेतृत्व स्पष्ट है, नीति तय है, नीयत साफ है, सब कुछ जनता के सामने क्लियर है। लेकिन महागठबंधन लठबंधन बन गया है, सब एक दूसरे से लड़ने में लगे हैं। मोदी ने कहा जहां स्वार्थ होता है वहां इसी तरह के झगड़े होते हैं। ऐसे स्वार्थी लोग कभी बिहार का भला नहीं कर सकते। एक तरफ
एनडीए है, नीतीश जी, मांझी जी, उपेंद्र जी, चिराग पासवान जी, ये सूझबूझ से भरा हुआ नेतृत्व है। वहीं दूसरी तरफ लाठियां भाज रहा महागठबंधन है। ये लोग कैमरे पर आकर कुछ भी बोले, लेकिन पीठ पीछे एक दूसरे की खाल खींच रहे हैं। इस महागठबंधन में अटक दल है, लटक दल है, भटक दल है, झटक दल है और पटक दल है। आरजेडी बीते 2 दशक में कोई चुनाव नहीं जीती, लेकिन अपने अहंकार में अटकी हुई है। इसी अहंकार में इन्होंने जेएमएम को झटक दिया। कांग्रेस 35 साल से बिहार में आरजेडी की पिछलग्गू बनी हुई है। इस बार आरजेडी ने उसको फिर पटक दिया। इन लोगों ने वीआईपी को भी भटका दिया। जो लेप के दल है उनको लटका दिया। साथियों, जब स्वार्थ हावी होता है, लूट खसूट ही लक्ष्य होता है, तो वही होता है जो आरजेडी कांग्रेस वाले कर रहे हैं। इसके बाद मोदी ने महागठबंधन के खिलाफ तीसरे हथियार का इस्तेमाल किया, करप्शन और जंगल राज की बात की। मोदी ने कहा कि महागठबंधन चोरों की जमात है। बिहार की सबसे करप्ट फैमिली लालू परिवार और देश के सबसे भ्रष्ट परिवार गांधी फैमिली ने हाथ मिलाया है। मोदी ने कहा कि ऐसे भ्रष्ट लोग न देश का भला कर सकते हैं, न बिहार का। ये लोग पहले टिकट बेचते हैं, फिर घोटाले करते हैं। आप देखिए तो सही, एक आरजेडी का परिवार है जो बिहार का सबसे भ्रष्ट परिवार है, और ज्यादातर लोग अदालत से जमानत पर निकल करके बाहर खड़े हैं। जमानत पर जीने के लिए मजबूर है। दूसरी तरफ कांग्रेस का एक परिवार है जो देश का सबसे भ्रष्ट परिवार है। इस परिवार के भी ज्यादातर लोग जमानत पर बाहर है। साथियों, बिहार ऐसे लोगों पर भरोसा नहीं करता, और इसलिए पूरे बिहार में एक ही नारा गूंज रहा है, एक ही नारा गूंज रहा है, नई रफ्तार से चलेगा बिहार, जब फिर आएगी एनडीए सरकार। अब मैं आपको बिहार के चुनाव का दूसरा पक्ष दिखाता हूं। महागठबंधन की तरफ से आज अकेले तेजस्वी यादव ने मोर्चा संभाला। तेजस्वी ने सहरसा, मुजफ्फरपुर, उजियारपुर और दरभंगा में पब्लिक मीटिंग्स की। कैंपेन में तेजस्वी जातिगत और धार्मिक समीकरणों का पूरा ध्यान रख रहे हैं। आज तेजस्वी ने जब पब्लिक मीटिंग्स में जाने के लिए पटना से उड़ान भरी तो उन्होंने हेलीकॉप्टर में 3 और नेताओं को साथ बिठाया। इसकी तस्वीर भी जारी की। तेजस्वी के बगल में निषाद समाज के मुकेश सहनी, सामने वाली सीट पर अति पिछड़ा वर्ग से इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के अध्यक्ष आईपी गुप्ता
और गुप्ता जी के बगल में गोल टोपी लगाकर बैठे आरजेडी के कारी शोएब। वैसे तो आरजेडी में सबसे बड़ा मुस्लिम चेहरा अब्दुल बारी सिद्दीकी को माना जाता है, लेकिन तेजस्वी की नज़र इस बार नौजवान वोटर्स पर है, इसलिए तेजस्वी के हेलीकॉप्टर में कारी शोएब जैसे युवा मुस्लिम नेता को जगह मिली। अपनी चारों रैलियों में तेजस्वी के निशाने पर नरेंद्र मोदी, अमित शाह और नीतीश कुमार रहे। चूंकि मोदी ने लालू यादव के परिवार को सबसे भ्रष्ट परिवार बताया था, तो तेजस्वी ने जवाब दिया, कहा कि मोदी ने उनके परिवार के पीछे सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स वालों को लगा दिया है, लेकिन वो डरने वाले नहीं हैं। तेजस्वी ने कहा कि वो बिहार के लोगों को बताएंगे कि मोदी फैक्ट्रियां गुजरात में लगाते हैं और उन फैक्ट्रियों में बिहार के लोगों को मजदूर बनाते हैं, ये अब नहीं चलेगा। अरे मोदी जी फैक्ट्री लगाइएगा गुजरात में और विक्ट्री चाहिए बिहार में। ऐसा होने वाला बिहार, देखो हम बिहारी हैं, हम लोग डराए वाला नहीं है, बाहरी से डराए वाला है। अरे जब लालू जी मोदी जी से नहीं डराए तो लालू जी का लड़का डरा जाएगा। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स लगातार जो है केस मुकदमा, छापा मारी, हमारे उम्मीदवारों का नामांकन रद्द करवाना, उम्मीदवारों के छापा मरवाना। बताइए, 2 लोग गुजरात से आकर के बिहार चलाने का काम कर रहे हैं। बताओ सहरसा के लोगों, बिहार को बिहारी चलाएगा कि बाहरी चलाएगा? अरे बिहार को बिहारी चलाएगा कि बाहरी चलाएगा? बिहारी चलाएगा कि नहीं चलाएगा? आज देखिए जगह जगह ये लोग घूम रहे हैं। पहले हिसाब मांगिए, भाजपा ने क्या किया 11 साल, 20 साल बिहार में क्या किया इन लोगों ने? सबसे ज्यादा गरीबी है कि नहीं है? पलायन है कि नहीं है? बेरोजगारी है कि नहीं है? तो देखिए, हमारी सरकार बनेगी तो जो घोषणा तेजस्वी ने किया उसी का ही नकल कर रहे हैं। तेजस्वी की टेंशन अमित शाह ने ज्यादा बढ़ाई है। अमित शाह 1 हफ्ते से बिहार में लगातार रैलियां कर रहे हैं। आज भी सीवान और बक्सर में अमित शाह ने 2 रैलियां की। सीवान की रैली में अमित शाह ने शाहबुद्दीन की याद दिलाकर आरजेडी पर हमला किया। असल में सीवान की रघुनाथपुर सीट से आरजेडी ने शाहबुद्दीन के बेटे ओसामा शाह को मैदान में उतारा है। बीजेपी ने इस सीट पर रिटायर्ड आईपीएस अफसर आनंद मिश्रा को टिकट दिया है। अमित शाह ने कहा कि उम्मीदवारों का फर्क सब कुछ बता देता है। आरजेडी शाहबुद्दीन जैसे बाहुबली लोगों की हिमायती है जो जंगल राज के प्रतीक है, लेकिन अब बिहार में जंगल राज कभी नहीं लौटेगा। 100 शाहबुद्दीन भी आ जाएं तो भी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आप सभी लोग एकजुट हो जाइए, एक मुश्त हो जाइए। इसी शाहबुद्दीन के बेटे को रघुनाथपुर से फिर से एक बार लालू ने खुद टिकट देने का काम किया है। मगर मैं सिवान वालों को कहने आया हूं, अब नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का राज है। 100 शाहबुद्दीन आ जाए, किसी का बाल बांका नहीं हो सकता। सिवान वालों, यही भूमि से लालू रबड़ी को जवाब दे दो। फिर से जंगल राज को नहीं आने देंगे, ओसामा को नहीं जीतने देंगे, शाहबुद्दीन की विचारधारा को नहीं जीतने देंगे। मुझे बताओ सिवान वालों, शाहबुद्दीन की विचारधारा को वोट दे सकते हैं क्या? अरे जोर से बोलो, दे सकते हैं क्या? तेजस्वी के सामने एक और बड़ी मुश्किल है। कल मुकेश सहनी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर का चेहरा घोषित किया गया, तो अब यह सवाल पूछा जाने लगा कि मुसलमानों का क्या कसूर है? मुसलमानों का कोई नेता डिप्टी सीएम क्यों नहीं बन सकता? इसका ऐलान क्यों नहीं हुआ? यह सवाल सबसे पहले उठाया असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने। एआईएमआईएम के नेता शौकत अली ने ट्विटर पर एक एआई जनरेटेड पिक्चर पोस्ट की, जिसमें तेजस्वी यादव मुकेश सहनी के साथ सोफे पर बैठकर चाय पीते हुए दिखाई दे रहे हैं
और जमीन पर बैठा मुस्लिम युवक दरी बिछा रहा है। इस फोटो के कैप्शन में शौकत अली ने लिखा, 14% वाला चीफ मिनिस्टर, 2% वाला डिप्टी चीफ मिनिस्टर और 18% वाला अब्दुल दरी बिछाएगा। शौकत अली ने कहा, सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टियां मुसलमानों को बीजेपी का डर दिखाकर उनका वोट तो लेना चाहती हैं, लेकिन मुसलमानों को सत्ता में भागीदारी नहीं देना चाहती। ये अब नहीं चलेगा। सवाल ये है हमारा इंडिया गठबंधन से कि हिंदुस्तान में मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए इंडिया गठबंधन को मुसलमान वोट करता है, तो बिहार में 2.6% जिस समाज की आबादी है उसको तो आपने डिप्टी सीएम का चेहरा बना दिया, और जो वहां 18% है उसको क्या मिला? वो दरी बिछाने का मंत्रालय उसके पास रहेगा क्या? कुर्सी बिछाने का मंत्रालय उसके पास रहेगा, या नारा लगाने का मंत्रालय उसके पास है? तो सवाल यही है कि 14% वाला मुख्यमंत्री बन गया, 2.5% वाला उप मुख्यमंत्री बन गया, 18% वाला अब्दुल दरी बिछावा समझा जाता है। ये नाम नया सेकुलर पार्टियां मुसलमानों को हमेशा डिस्पोजल गिलास की तरह इस्तेमाल करती हैं, और जब इनकी जरूरत खत्म होती है ये उठा करके गिलास फेंक देते। कह रहे हमको क्यों नहीं, हमारा नाम क्यों नहीं? बोलते हैं चुप रहो, तुम बोलोगे तो बीजेपी जीत जाएगी। अब्दुल बोलेगा नहीं, अब्दुल खामोश रहेगा, खामोशी से इनको वोट डालेगा, इनको मंत्री बनाएगा, इनको मुख्यमंत्री बनाएगा, लेकिन डेवलपमेंट के नाम पर कुछ नहीं पाएगा, क्योंकि उसका सबसे बड़ा इनाम यही है कि वो बीजेपी को हरा देगा। बस यही हो रहा है। चिराग पासवान ने इस मुद्दे को और हवा दी। चिराग ने कहा कि लालू यादव की शुरू से यही नीति रही है कि मुसलमानों को बीजेपी के नाम पर डराओ, उनका वोट लो और फिर उन्हें भूल जाओ। चिराग ने कहा कि मुसलमानों के साथ जो सलूक लालू ने किया वही व्यवहार तेजस्वी यादव कर रहे हैं। अब मुसलमानों को तय करना है कि वो ऐसे धोखेबाजों पर कब तक भरोसा करते रहेंगे। दिक्कत तो यही है ना कि इनको सिर्फ वोट बैंक बना के रखना है। ऐसे समुदाय को मुसलमानों की बात करेंगे, बट जब रिप्रेजेंटेशन की बात आएगी तो रिप्रेजेंटेशन देंगे नहीं, उनको डरा के धमका के अपने साथ वोट बैंक रखना चाहेंगे। सैनी साहब को ही देख लीजिए, अपना समझौता हो गया, खुद डिप्टी सीएम बनने की घोषणा हो गई तो भूल गए। तो बिल्कुल मुसलमानों को समझना चाहिए ना भैया, कौन मुसलमानों की बात कर रहा है? ये वही राजद है ना। 2005 में मेरे पिता ने कहा था ना कि भाई एक मुसलमान को आप मुख्यमंत्री बना दीजिए। क्यों नहीं बनाए थे बताइए? अगर इतने ही मुसलमान के हितैषी बने फिरते हैं, क्यों नहीं है उस वक्त एक मुसलमान मुख्यमंत्री बना दिए थे? अगर उस वक्त बनाते तो सही मायनों में समझ में आता कि भैया इनका समर्पण है मुसलमानों के प्रति। पर ये कहेंगे कुछ, करेंगे कुछ, इनकी कथनी करनी में फर्क है। मुसलमान इनके लिए सिर्फ वोट बैंक है, और जितनी जल्दी मुसलमान ये बात समझ जाए। ये सारा विवाद मुकेश सहनी की जिद के चक्कर में शुरू हुआ। न मुकेश सहनी खुद को डिप्टी चीफ मिनिस्टर का चेहरा घोषित करने पर अड़े होते, न ये सवाल उठते। इसलिए मुकेश सहनी ने सफाई दी। मुकेश सहनी ने कहा, हकीकत तो यह है कि असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी के नेताओं को बिहार के राजनीतिक और सामाजिक समीकरणों का कुछ पता ही नहीं है। वो मुसलमानों को बहकाकर महागठबंधन का वोट काटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होगा। सबसे पहले ओबीसी साहब को जानकारी पूरा प्राप्त कर लेना चाहिए, क्योंकि हैदराबाद से है, बिहार के तो है नहीं। निषाद समाज 2 नहीं 11% है, और निषाद का मतलब सिर्फ मल्ला नहीं होता है। बींद, बेलदार, नुनिया, मला, चाय, तियर, बनपर, गोरी, केवट, गंगोता, ये निषाद का उपजाति है, और ये 11% है। और आप फिक्र मत कीजिए, आप हैदराबाद में मजबूती से रहिए, वहाँ के हमारे अल्पसंख्यक भाई के लिए फिक्र कीजिए। अब बिहार में क्या करना चाहिए, कितना काम करना चाहिए, इसका फिक्र करने के लिए बिहार में बहुत हमारे मुस्लिम भाई हैं जो महागठबंधन में नेता हैं, और हम फिक्र कर रहे हैं। हमें सरकार बनाना है, और आप यहाँ पे आके वोट का डिवीजन नहीं कीजिए। और वोट का डिवीजन कीजिएगा तो निश्चित तौर पे फूट डालो राज करो वो वाला नीति होगा, और हमारा नुकसान होने से सामने वाले का फायदा होगा। अगर आप हमारे हितैषी है तो सिर्फ इतना कर लीजिए कि हमारे पक्ष में खड़ा हो जाइए। हालांकि तेजस्वी मामले की नज़ाकत को समझ गए, इसीलिए उन्होंने आज अपने सभी रैलियों में बार बार कहा, अभी तो सिर्फ मुकेश सहनी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर का चेहरा घोषित किया गया है,
थोड़े दिन इंतजार कीजिए, दूसरे वर्गों और मजहब के लोगों को भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर का चेहरा डिक्लेयर किया जाएगा। हम सब लोगों के साथ आए उप मुख्यमंत्री बनेंगे, अति पिछड़ों की आवाज को बुलंद करेंगे और आने वाले सहनी जिंदाबाद 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 आने वाले समय में और भी समाज धर्म के लोगों को उप मुख्यमंत्री का हम लोग जो है दायित्व देने का काम करेंगे, वो भी आप लोगों को कुछ दिनों के अंदर बता दिया जाएगा। बिहार का कोई नेता खुलकर स्वीकार नहीं करता, लेकिन बिहार का चुनाव हर बार जाति के आधार पर ही लड़ा जाता है। इसीलिए नीतीश कुमार अब भी मुख्यमंत्री बने हुए हैं। इसीलिए अति पिछड़ों के नेता जननायक कर्पूरी ठाकुर का जिक्र आज फिर आया। इसीलिए कांग्रेस को सीताराम केसरी की याद आई। इसीलिए तेजस्वी यादव ने मुकेश सहनी और आईपी गुप्ता को हेलीकॉप्टर में बिठाकर तस्वीरें खिंचवाई। एक फर्क जरूर आया है कि अब आरजेडी और कांग्रेस जैसी पार्टियां खुलकर मुसलमानों की हिमायत नहीं करती। इन पार्टियों के नेता मानकर चलते हैं कि मुसलमान बीजेपी वाले अलायंस में जा नहीं सकते, मजबूरी में हमारे साथ आएंगे। लेकिन ओवैसी ने मुसलमानों के बीच एक चिंगारी छोड़ दी है। वो पूछते हैं कि 2% जाति वाला डिप्टी चीफ मिनिस्टर का दावा करेगा और 18% वाला अब्दुल दरी बिछाएगा, ये कब तक चलेगा? ऐसी चुभने वाली बातों का असर अच्छा खासा होता है। और अब आपको अमेरिका से आई चौंकाने वाली तस्वीरें दिखाता हूं। अमेरिका के कई शहरों में हजारों लोग फ्री का खाना लेने के लिए फूड बैंक्स के सामने लाइनें लगाकर खड़े हैं। फ्री के खाने के लिए मैरीलैंड, कैलिफोर्निया, एरिजोना, टेक्सास जैसे राज्यों में लोग कई कई घंटे तक लाइनों में लगकर इंतजार करते दिखाई दिए। क्योंकि अमेरिका में शटडाउन है, सरकार के पास लोगों की सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है, सरकारी नौकरी से लोगों को निकाला जा रहा है, इसलिए लोगों के पास न पैसा है न नौकरी है। फूड बैंक लोगों से चंदा करके खाने पीने की चीज़ें इकट्ठी कर रहे हैं और फिर इस खाने को अमेरिका के सरकारी कर्मचारियों, गरीबों और बेसहारा लोगों के बीच बांटा जा रहा है। ये हाल उस अमेरिका का है जो दुनिया का सबसे अमीर मुल्क है, सबसे ताकतवर मुल्क है। और इंटरेस्टिंग बात है कि ट्रंप प्रशासन के लोग भी मान रहे हैं कि सरकारी खजाने में पैसे नहीं हैं, शटडाउन की वजह से खजाना खाली है। अमेरिका की कृषि मंत्री ने कहा कि अमेरिका में करोड़ों लोग भूखे हैं और फूड बैंक्स के पास इतना खाना नहीं है कि वो सबका पेट भर सके। तो आप देखिए कि शटडाउन की वजह से करोड़ों करोड़ों गरीब परिवार मुश्किल में हैं। उन्हें भूखा रहना पड़ रहा है। शटडाउन की वजह से उनको फूड स्टैंप और सरकार की तरफ से मुफ्त खाना देने की योजना का फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है। असल में झगड़ा तब हुआ जब प्रेसिडेंट ट्रंप के बजट प्रपोजल्स को अमेरिका के पार्लियामेंट ने पास नहीं किया। इसलिए इमरजेंसी फंड को छोड़कर अमेरिका की सरकार के खजाने में पैसा नहीं बचा। बहुत सी सरकारी स्कीम्स को बंद करना पड़ा। लाखों सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया। अमेरिका की फेडरल गवर्नमेंट सरकारी कर्मचारियों और गरीबों, बेसहारा की मदद के लिए सप्लीमेंटल न्यूट्रिशन असिस्टेंस प्रोग्राम यानी स्नैप चलाती है। अमेरिका में इसको फूड स्टैंप कहा जाता है। फूड स्टैंप से अमेरिका में 40 बिलियन यानी 4 करोड़ लोगों को खाना मिलता है। लेकिन अब सरकार के पास लोगों को खाना देने के लिए पैसा नहीं बचा, इसलिए एनजीओज की तरफ से चलने वाले फूड बैंक के सामने लंबी लंबी लाइनें लगने लगी हैं। लेकिन खाने के लिए लाइनों में लगे लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है, इसलिए फूड बैंक्स में भी खाने की कमी हो रही है। फूड बैंक लोगों की मदद करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन वो हमारी जगह नहीं ले सकते। उनके पास इतने संसाधन नहीं हैं। आप ऐसे समझिए कि जब ये शानदार काम कर रहे फूड बैंक किसी एक शख्स को खाना देते हैं, तो उसके मुकाबले एसएनएपी 9 लोगों को खाना खिलाता है। और ये समझना भी ज़रूरी है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल खाना महंगा भी हो गया है। हमें पैसा मिल नहीं रहा है, तो फूड बैंक और फूड फैक्ट्री की मदद के बावजूद ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं। अमेरिका में गवर्नमेंट शटडाउन के 24 दिन बीत चुके हैं। अमेरिका के इतिहास में दूसरा सबसे लंबा शटडाउन है। इससे अमेरिका में रोज़ाना करीब 6000 फ्लाइट्स डिले हो रही हैं, क्योंकि एयरपोर्ट कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल पा रही।
इसलिए वो दूसरे रोजगार की तलाश में बाहर निकल गए हैं। शटडाउन की वजह से अमेरिका की हालत ये हो गई कि अब ट्रंप सरकार अपने एटमी हथियारों की निगरानी करने वालों को भी नौकरी से हटा रही है। नेशनल न्यूक्लियर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने 1400 लोगों को नौकरी से निकाल दिया है। अमेरिका के ऊर्जा मंत्री ने माना कि लोगों को नौकरी से निकालने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि सरकार के पास अब सैलरी देने के पैसे नहीं बचे। तो बदकिस्मती से हमारे पैसे खर्च करने की क्षमता आज खत्म हो गई है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए आने वाला हमारा फंड पूरा खर्च हो चुका है। तो आज हम 68 कर्मचारियों को नौकरी से वापस भेज रहे हैं। यहां को मिलाकर अभी हम पूरे देश में 1400 कर्मचारियों को नौकरी से हटाने को मजबूर हैं। ये लोग हमारे देश की न्यूक्लियर फैसिलिटीज में काम कर रहे थे। हालत यह कि अमेरिका में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, मरीन्स और स्ट्रेटेजिक फोर्सेस के जवानों की सैलरी भी अटकी हुई है। हालांकि ट्रंप प्रशासन कोशिश कर रहा है कि कम से कम सेना के जवानों की सैलरी टाइम पर मिलती रहे। इसके लिए प्रेसिडेंट ट्रंप अपनी इमरजेंसी पावर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन पार्लियामेंट की मंजूरी के बगैर ट्रंप इमरजेंसी फंड का भी लिमिटेड यूज ही कर सकते हैं। खास तौर से जो अमेरिकी सैनिक विदेशों में तैनात हैं, उनके लिए सैलरी का इंतजाम कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। इसलिए अब दूसरे देशों से मदद मांगी जा रही है। जर्मनी ने कहा कि वो अपने यहाँ तैनात अमेरिकी सैनिकों को अपने खजाने से सैलरी देगा। जर्मनी में 12,000 अमेरिकी सैनिक और अधिकारी तैनात हैं। इन अमेरिकी सैनिकों को जर्मनी हर महीने 58 बिलियन यूरो यानी करीब 60 करोड़ रुपए सैलरी के तौर पर देगा। हालांकि आज ट्रंप ने बताया कि अमेरिकी सैनिकों को सैलरी देने के लिए उनके एक दोस्त ने मदद के तौर पर $130 बिलियन का चेक भेजा है। ट्रंप ने अपने दोस्त का नाम नहीं बताया, बस इतना कहा, यही जज्बा सच्ची देशभक्ति है। Man, a friend of mine, talking about donors, a friend of mine, a man that's great. I'm not going to use his name unless he lets me do it. Susie can tell you about this, but he called us the other day and he said, I'd like to contribute any shortfall you have because of the Democrat shutdown. I'd like to personally contribute any shortfall you have with the military, because I love the military and I love the country, and any shortfall, if there's a shortfall, I'll contribute it. And today he sent us a check for $130 million. Can you share who that is? I would love to tell you. He doesn't really want the recognition, if you want to know the truth, but he gave us a check for $130 million. Which was sort of a shortfall, yeah. And that's going to go to the military, yeah. And what's your message? Is that the correct number? $130 million. That's what I call a patriot. अमेरिका में जिन 4 करोड़ लोगों को फ्री खाना मिलता है वो मुसीबत में है। न टीचर्स को सैलरी मिल रही है, न एयरपोर्ट पर काम करने वालों को। प्रेसिडेंट ट्रंप जैसे तैसे करके आर्म्ड फोर्सेस को सैलरी पहुंचा रहे हैं, लेकिन सोचिए जिस मुल्क के पास अथाह संपत्ति है, पैसे की कोई कमी नहीं है, वहाँ ऐसे हालात पैदा हो जाएं, ये अचरज की बात है। प्रेसिडेंट ट्रंप सारी दुनिया की लड़ाइयाँ सुलझाने में लगे हैं। थोड़ी कोशिश करके उन्हें शटडाउन के इस क्राइसिस को भी रिजॉल्व करना चाहिए। अब एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि अगर भारत में खाने के लिए लाइनें लगती तो वेस्टर्न मीडिया हमारा कितना मजाक उड़ाता। भारत में 80 करोड़ लोगों को सरकार कई साल से मुफ्त खाना पहुंचा रही है। अमेरिकी मीडिया में इसकी चर्चा कभी नहीं होती। अमेरिका के पास अपने सैनिकों को सैलरी देने के लाले पड़े हैं, लेकिन हमारी फौज आजकल पूरी चुस्ती, पूरी फुर्ती के साथ पाकिस्तान से लगे बॉर्डर पर वॉर एक्सरसाइज कर रही है। आज राजस्थान में लोंगेवाला सीमा पर सेना की एलीट यूनिट भैरव कमांडोज ने अपने हुनर दिखाए। ऑपरेशन थार शक्ति 2025 नाम के इस युद्धाभ्यास में भैरव कमांडोज के अलावा इन्फेंट्री, आर्टिलरी, आर्मी एयर डिफेंस यूनिट्स ने भी हिस्सा लिया। ऑपरेशन थार शक्ति में टैंक कॉलम की मूवमेंट, तोपों से गोलाबारी, थल सेना को एयर सपोर्ट के ऑपरेशन की एक्सरसाइज भी की गई। इस दौरान आर्मी एयर डिफेंस की टीम ने कामिकाजे ड्रोन से दुश्मन पर अटैक का भी अभ्यास किया। ऑपरेशन थार शक्ति में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित टारगेटिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के सिस्टम, अर्जुन और T-90 टैंक,
पिनाका रॉकेट सिस्टम जैसे स्वदेशी हथियारों को शामिल किया गया। फ्यूचर वॉर में मॉडर्न टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कैसे होगा, वॉर एक्सरसाइज में इसकी भी प्रैक्टिस की गई। ऑपरेशन थार शक्ति के दौरान तीनों सेनाओं के जॉइंटनेस, आत्मनिर्भरता और इनोवेशन यानी JAI पर फोकस किया गया। ऑपरेशन थार शक्ति उसी लोंगेवाला बॉर्डर पर हुआ जहां 1971 में इंडियन आर्मी ने जबरदस्त शौर्य का प्रदर्शन किया था। 1971 में पंजाब रेजिमेंट के 120 जवानों ने पाकिस्तान के 2000 सैनिकों और 40 टैंकों की टुकड़ी का बहुत बहादुरी से मुकाबला किया था, पीछे नहीं हटे थे। आज ऑपरेशन थार शक्ति के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को 1971 की लड़ाई और ऑपरेशन सिंदूर दोनों की याद दिलाई। राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में सेना ने पाकिस्तान की अकल ठिकाने लगाने वाली डोज दे दी है, लेकिन अगर पाकिस्तान ने फिर से कोई हमगावत की तो इस बार पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। यह क्षेत्र पाकिस्तान बॉर्डर के पास है, इसलिए बहुत ज्यादा कंफर्ट जोन में तो कभी नहीं आया जा सकता, हमें अलर्ट रहना ही होगा। हालांकि अभी कुछ दिन पहले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को ठीक ठाक डोज दे दिया गया है। अब कुछ भी हरकत करने से पहले वह 100 बार सोचेगा। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर में भी मैं समझता हूं कि हमारे पायलट्स ने तो बस हालचाल ही लेना चाहा था और थोड़ी ही देर में उन्होंने पाकिस्तान की यह गति कर दी। कभी उन्हें दलबल के साथ पूरा मौका मिला तो पाकिस्तान का क्या हश्र होगा यह बताने की जरूरत नहीं है, और अगर पाकिस्तान ने दोबारा कोई हरकत किया तो उसका परिणाम क्या होगा यह पाकिस्तान को भी अच्छी तरह से पता है। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर साथियों अभी खत्म नहीं हुआ है, उसे सिर्फ स्थगित किया गया है, लेकिन फिर भी मैं यह कहूंगा कि हमें हर तरीके से हमेशा अलर्ट रहने की आवश्यकता है। जैसलमेर में भारत की फौज का शौर्य देखकर जनरल मुनीर को रात को नींद नहीं आएगी। वैसे मुनीर की नींद तो अफगानी फाइटर्स ने भी उड़ा दी है। अफगानिस्तान के फौजी पाकिस्तान की सरहद पर बंदूकें और रॉकेट लॉन्चर लेकर खड़े हैं और मुनीर से कह रहे हैं कि अगर माँ का दूध पिया हो तो कभी इस तरफ भी आ जाओ, हम तुम्हें जंग का मजा चखाएंगे। अफगान तालिबान ने बार बार कहा कि वो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर तय करने वाली डूरन लाइन तो नहीं मानते, वो KPK को अपना सूबा मानते हैं। पाकिस्तानी फौज के फॉर्मर अफसर भी कह रहे हैं कि अफगानिस्तान ने मुनीर की पैंट उतार दी। अब पाकिस्तान के सामने एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई। अब बात करते हैं सोशल मीडिया के जरिए फैले जानलेवा खतरे की। पाइप बंद के चक्कर में आज आगरा में एक बच्चे की जान चली गई। कानपुर में 9 बच्चे अपनी नेत्रों की रोशनी खो बैठे। मैंने कल आपको दिखाया था कि मध्य प्रदेश में पाइप गन से आतिशबाजी के चक्कर में 300 से ज़्यादा लोग जख्मी हो गए, 30 से ज़्यादा लोगों की आंख की रोशनी चली गई। लेकिन आज आगरा से इससे भी बुरी खबर आई। आगरा में पाइप गन चलाते वक्त 17 साल के एक लड़के की मौत हो गई। आकाश नाम का ये लड़का अपने दोस्तों के साथ पाइप गन से आतिशबाजी कर रहा था। गन से और ज़्यादा आवाज़ निकले, इसके लिए लड़के ने पाइप गन पर स्टील का एक ग्लास रख दिया था। जब धमाका हुआ तो ग्लास फट गया और इसके टुकड़े आकाश के सीने में धंस गए। उसके सीने में छेद हो गया और थोड़ी देर बाद ही उसकी मौत हो गई। शाम को 8:30 बजे की घटना है। तो अपने दोस्तों के साथ, बच्चों के साथ वो सड़क पर गया था। तो ताड़ी वाली जो पाइप वाली वो होती है, देसी जुगाड़ होती है, उसने उसमें बारूद लगा के बच्चों ने और उस पर ऊपर गिलास लगाकर वो भड़काया था। उसमें से गिलास का पैंदा निकलकर मेरे बच्चे की छाती पर लगा था, उसमें हॉल हो गया था और 10-15 मिनट के बाद वो ख़त्म हो गया था। बच्चे हॉस्पिटल लेके गए थे सर, वो रास्ते में ही ख़त्म हो गया था। आगरा ले गए थे लेकिन वो रास्ते में ख़त्म हो गया। पाइप गन का कहर कानपुर में भी देखने को मिला। कानपुर के अलग अलग इलाकों में पाइप गन चलाने से 51 लोग जख्मी हो गए। इनमें से 9 बच्चों की आंख की रोशनी पूरी तरह चली गई। 8 से 16 साल की उम्र के ये बच्चे पूरी तरह से नेत्रहीन हो गए। इन बच्चों ने पाइप गन में
कार्बाइड की जगह बारूद भरकर चलाया। बारूद के धमाके से कुछ लोगों की आंखों की पुतलियां फट गई, कॉर्निया झुलस गया और आंखों को ज़बरदस्त नुकसान हुआ। लोगों की आंखों में सिलिकॉन और प्लास्टिक के टुकड़े घुस गए। डॉक्टर्स ने बताया कई बच्चों की आंखें इतनी बुरी तरह डैमेज हुई हैं कि वो फिर से देख नहीं पाएंगे। जब बच्चे जोर से उसको हिलाने की कोशिश करते हैं तो वो कई बार उनके हाथ में ही फट जाता है, जिसकी वजह से आंखों के पास फटने से उसमें से जो केमिकल निकलता है उससे आंखें पूरी तरह से सफेद हो जा रही हैं। यहाँ तक कि आंख का प्रेशर भी पूरी तरह से लो हो जा रहा है और पूरी तरह से आंख डैमेज हो रही है। इसके अलावा वो बच्चे भी काफी संख्या में आ रहे हैं जिनकी की आंखों की पुतली फट गई है, जिनको कि हम लोगों को सूचर लगा के स्टिच करना पड़ रहा है। कुछ बच्चे की आंखों में तो रोशनी वापस आ जा रही है, लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे जिनकी की करीब 9 बच्चे ऐसे हैं जिनकी की आंखों में रोशनी पूरी तरह से डैमेज हो गई है। कुछ बच्चे ये भी इस प्रकार के भी हैं जिनकी की आंख में बारूद पड़ गया, कण पड़ गया, इसकी वजह से घाव या अल्सर बन जाता है, जिसके लिए उनको अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट देके भेजा गया है। और ये यूजुअली जो ये बच्चे आ रहे हैं ये 7-8 साल के हैं एंड मैक्सिमम 18-19 साल में मैक्सिमम बच्चे इसी रेंज ग्रुप में हैं। हालांकि आज की बात में इस खतरनाक पाइप बम की खबर देखने के बाद मध्य प्रदेश सरकार एक्शन में आई। कई शहरों में पुलिस ने रेड शुरू की। भोपाल, ग्वालियर, विदिशा जैसे कई शहरों में पाइप गन जब्त की गई हैं। भोपाल में इस मामले में 6 FIR दर्ज की गई। पाइप गन बनाकर बेचने वाले 2 भाइयों को भोपाल के कोलार रोड इलाके से गिरफ्तार किया गया। 80 फीट प्रधान मंडपम रोड में एक व्यक्ति है जो चूना भट्टी कोलार का रहने वाला है, उसके द्वारा इस तरीके की कार्बाइड गन, मॉडिफाइड गन बेची जा रही है। तो हमारी जो टीम ही उधर गई, उसको अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद उसके पास से 42 कार्बाइड गन और 29 लाइटर जो मिले हैं, लाइटर तथा कुछ कार्बाइड मिला हुआ है उसके पास से, जिसकी मात्रा तकरीबन 1-8 किलो होगी, उसको जब्त कर लिया गया तथा विस्फोटक अधिनियम के तहत 288 BNS के तहत इस पर कार्रवाई की गई। जो पकाने के काम में आता है, कार्बाइड से कार्बाइड गैस बनती है, तो वो अपने बनाना केले पकाने में काम में आता है, तो वो भी इजीली अवेलेबल है। तो उसके द्वारा उनके द्वारा इसको करके वो बनाया गया था, उस गैस के दबाव को सह सके। यदि गैस ज्यादा मात्रा में बन जाती है तो गन प्लास्टिक की पाइप फट के आसपास के जो लोग हैं उनको भी लग सकती है। और कई 1-2 मामले जो आए हैं वो देखा गया है कि व्यक्तियों ने गैस प्रॉपर न बनने के कारण उसको देखा है, आगे से झांक कर देखने की कोशिश की, उसमें से उनकी आंख भी डैमेज हुई। जो व्यक्ति इसका यूज कर रहा है उसके लिए भी घातक है और आसपास यदि कोई व्यक्ति खड़े हैं तो उनके लिए भी घातक है, जैसे जनहानि और व्यक्ति के जो अंग है, आंख है, नाक है, कान है, उसके भी डैमेज होने की आशंका और बिल्कुल हुआ भी ऐसा ही। भोपाल के डीएम ने गैस लाइटर और पाइप की मदद से बनाई जा रही कार्बाइड गन्स पर पाबंदी लगा दी है और लोगों से अपील की कि वो सोशल मीडिया पर रील्स देखकर इस तरह की खतरनाक चीज़ों का इस्तेमाल न करें। पहले जो है ये कार्बाइड गन का प्रयोग शादी वगैरह में होता था, लोग नहीं कर रहे थे ऐसा। इस बार ऐसा लोगों ने किया तो कई इंसिडेंट हुए। कुछ 10 के आसपास ऐसे बच्चे हैं भोपाल में जिनकी आंख में गंभीर चोट आई है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि उन सभी का अच्छे से इलाज कराया जाए। तो वो हम लोग पूरा सभी हॉस्पिटल से भी समन्वय बनाए हुए हैं। उसके अलावा अभी 6 FIR अभी तक भोपाल में हो चुकी हैं कि एक व्यक्ति जिसके पास से 10 किलो कार्बाइड भी जब्त किया गया, क्योंकि इसका प्रयोग टोटली इलीगल है। ये एक्सप्लोसिव एक्ट में भी इस तरीके की गन का प्रयोग नहीं हो सकता और जो कार्बाइड है उसका भी स्टॉक होता है, वही बेच सकता है, कोई भी इसको बेच नहीं सकता। तो दोनों पे ही प्रतिबंध है। तो हमने अभी पुलिस के साथ हम इस पे कार्रवाई भी कर रहे हैं। एक जनता से भी सभी लोगों से अपील है कि अपने बच्चों को या स्वयं भी जो चीज मानकों में नहीं है तो उसका उपयोग ना करें, क्योंकि फिर भी हो सकता है कि कहीं कोई खरीद ले और फिर उसको, क्योंकि बनाने की विधि बड़ी आसान है, यूट्यूब सब जगह दिखने लगी है, तो वो उससे किसी को क्षति ना हो, ये हमारा आग्रह है। आगरा में जिस 17 साल के लड़के के सीने में स्टील के टुकड़े मिले जिससे उसकी जान चली गई, उसके माता पिता पर क्या बीत रही होगी ये सोच कर ही दिल बैठ जाता है। कल हमारे रिपोर्टर ने बहुत सारे लोगों से बात की थी, सबने कंफर्म किया। यूट्यूब और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर उन्होंने वीडियो देखे, सस्ते में आतिशबाजी तैयार करने का फार्मूला देखा, पाइप गन बनाई और सैकड़ों लोग उसका शिकार हो गए। कल मैंने पाइप गन पर जो रिपोर्ट दिखाई उसके बाद पुलिस और एक्टिव हुई। सैकड़ों पाइप गन सीज की गई, केमिकल जब्त किया गया,
लेकिन पाइप गन का यह कारोबार इतना फैल गया है कि पुलिस किस किस के घर जाए और किस किस को पकड़े। इसलिए मेरी आपसे अपील है, खुद सावधान रहें, दूसरों को भी सावधान करें। सोशल मीडिया पर रील्स देखकर बिना सोचे समझे उन पर यकीन न करें। अपनी सुरक्षा आपके अपने हाथ में है। आंध्र प्रदेश से आज रोंगटे खड़े करने वाली खबर आई। हैदराबाद से बेंगलुरु जा रही एक प्राइवेट वॉल्वो स्लीपर बस में आग लग गई, 20 लोग जिंदा जल गए। यह हादसा आंध्र प्रदेश के कुर्नूल इलाके में हाईवे पर हुआ। रात करीब 3 बजे बस एक बाइक से टकरा गई। इसके बाद शॉर्ट सर्किट हुआ। ज़्यादातर यात्री सो रहे थे। शॉर्ट सर्किट की वजह से बस का मेन डोर लॉक हो गया। यात्रियों के लिए बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा और 20 लोगों की मौत हो गई। बस के अंदर सो रहे 19 लोगों की बॉडी इस कदर जल गई कि उसकी पहचान तक नहीं हो पाई। शवों के डीएनए सैंपल मैच कराने के लिए 10 स्पेशल टीम्स बनाई गई हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने हादसे की जांच के लिए एक हाई पावर कमेटी बनाई है। एक ड्राइवर को हिरासत में लिया गया है, दूसरा ड्राइवर फरार है। बस में सवार 23 लोगों ने इमरजेंसी दरवाजे को तोड़कर अपनी जान बचाई। जलती बस से कूदने की वजह से बहुत से लोगों की हड्डियां टूट गई। हॉस्पिटल में भर्ती एक यात्री ने बताया कि बाइक जब बस से टकराई तब उससे बहुत तेज चिंगारी निकली। बाइक फिसलती हुई बस के नीचे गई और बस में आग लग गई। सारे दरवाजे लॉक हो गए, अंदर धुआं भर गया और ड्राइवर बस छोड़कर भाग गया। इमरजेंसी डोर तोड़कर किसी तरह लोगों ने निकलने की कोशिश की, लेकिन तब तक बस में ब्लास्ट हो गया। पूरी बस आग की लपटों में घिर गई। जो लोग अंदर फंसे थे उन्हें बचने का मौका ही नहीं मिला। 3 बजे एक गाड़ी आया था, वो सामने आया था, ये धक्का दिया था। तो क्या हुआ ना, वो बाइक वाला वो मार्केट के बाहर गिर गया, वो मर गया। तो ये गाड़ी है ना बस के नीचे गया था। ये वो क्या किया ना, वो ड्रैग करके गए ड्राइवर वाला। तो फ्लेम्स आया था आगे से, तो वो देखा और वो रुका दिया वो बस ड्राइवर, और बिना इन्फॉर्म करने वो चले गया। वो पैसेंजर है ना, वो क्या किया ना, वो इमरजेंसी एग्जिट डोर को तोड़ के बाहर गया वो। तो मैं भी उसके बाद मैं भी बाहर गया था। ब्लैक स्मोक आया था, तो सफोकेशन हुआ था पूरा। तो उसकी वजह से हमें कुछ भी नहीं दिखा था। तो जल्दी जल्दी पैनिक सिचुएशन में हम बाहर गए थे, और क्या हुआ ना, पूरा जल गया बस 1-2 मिनट के बाद बाहर जाने के बाद। बस में इस तरह से आग लगने का यूं कोई पहला हादसा नहीं है। कई बार ऐसी खबरें आई हैं कि शॉर्ट सर्किट के कारण बस में आग लग गई, मेन डोर लॉक हो गया, सारे दरवाजे बंद हो गए और यात्रियों को बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला। नए ज़माने की लग्जरी बसेस में ये प्रॉब्लम ज़्यादा है। एयर कंडीशनिंग की वजह से सारे दरवाजे लॉक करवा दिए जाते हैं। बस बनाने वाली कंपनियों को उस पर ध्यान देना पड़ेगा। बस में ऐसे इमरजेंसी डोर होने चाहिए जो आसानी से खुल सकें और आग लगने पर लोग बाहर निकल पाएं। आखिर में एक नज़र कल की कुछ बड़ी खबरों पर। कल बिहार में अमित शाह की 2 चुनावी रैलियां होंगी। तेजस्वी यादव 4 पब्लिक मीटिंग को एड्रेस करेंगे। कल नहाय खाए के साथ छठ महापर्व की शुरुआत होगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज का तीसरा मैच कल सिडनी में खेला जाएगा।